नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी 2-3 दिन बाद अपन फिर से बैक टू ग्राउंड हुए हैं, फिर से काम चालू करना है। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, अभी एनटीपीसी की रेलवे की वैकेंसी आई है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, है ना। एनटीपीसी की नॉन टेक्निकल वैकेंसी इसको बोल सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। गुड्स गार्ड की है, स्टेशन मास्टर की है, आपके कमर्शियल क्लर्क की है, टिकट चेकर की है। तो काफ़ी अच्छा जॉब होता है। तो ये क्लास हम उसी के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, एनटीपीसी रेलवे के लिए। आपने जो हमारे हॉस्टल वार्डन के पिछली क्लास को, पिछले हमारी मेहनत को जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना हमें चाहा, इतना हमें समय दिया। और होप सो बहुत लोगों का पेपर बहुत अच्छा भी गया है, ठीक है। करंट अफेयर्स को थोड़ा छोड़ दें तो बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी आई थी। और हमारे क्रैश कोर्स के द्वारा उन टॉपिक पर, उन चीज़ों पर डिस्कस किया गया था, ठीक है। आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो प्यार बनाए रखा, जो साथ बनाए रखा, वो काफ़ी उत्साहवर्धक था हमारे लिए और काफ़ी सराहनीय था। उम्मीद करता हूं कि एनटीपीसी के इस क्लास में भी आपका वही सहयोग मिलेगा। आप ऐसे ही योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ जुड़कर, है ना, जूझ कर, सीख कर, मेहनत करके, है ना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि मैं थोड़ा सा बता दूं आपको एनटीपीसी के बारे में। ये जोन वाइज वैकेंसी निकली है ना। ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी 1, सीबीटी 2, देन अगर किसी में साइको होगा तो साइको होगा का टेस्ट होगा, किसी में कंप्यूटर टेस्ट होगा तो टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और जिसमें नहीं होगा उसमें दोनों के रिजल्ट के आधार पर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, अच्छा पेमेंट है, सिक्योरिटी है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। लोग चाहते हैं कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में लगे, है ना। तो इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है। तो इसमें पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इसका जो आपका सिलेबस है उसमें आपको मैथ्स मिलेगा और जीके मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे पहले में, 90 मिनट में बनाना रहेगा सीबीटी 1 में। और आपको जीके में वही सब पढ़ना है जो हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड की बेसिक, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, वो जो है वो तो कोई भारी चीज़ है नहीं। अंतरिक्ष विज्ञान इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथ्स का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों, रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, जीके बहुत प्यारा आता है, ठीक है। कोई आए बाएं क्वेश्चन नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि इसकी तैयारी आराम से की जा सकती है और अभी हमारे पास समय भी है, हम अभी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा टॉपिक वाइज, अभी मैं सब्जेक्ट तो नहीं बोलूंगा, टॉपिक वाइज तैयारी हम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। समय के साथ इसमें और अपडेशन करते जाएंगे हम। तो जो मेन टॉपिक है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मेरे लैंग्वेज में जहां से क्वेश्चन गिरते हैं, हम सबसे पहले उसको कवर करेंगे दोस्तों। मेरा यह कहना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर समय बचा तो हम अपनी तैयारी को संपूर्णता देंगे, बाकी चीजों को और कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो एनटीपीसी की क्लास है ये आज से प्रारंभ हो रही है। एनटीपीसी के लिए हमारी संस्था के द्वारा कोर्स भी है, प्रदान किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आपको स्क्रीन में चल रहे मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी संस्था के द्वारा कोशिश किया जाएगा कि हम अच्छे से अच्छा तैयारी आपको करा के दें।
तो अगर इस कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यारे टॉपिक हमने आज लिए हैं, मार्केट से उठाए हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक है दोस्तों, पहला तो है भारत में बैंकिंग प्रणाली, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, ये बदलेगा नहीं, इससे क्वेश्चन बदलेंगे नहीं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं ना, एकदम वन लाइनर, मजा आ जाएगा आपको देख के। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो देखते हैं कितने देर में ये क्लास कंप्लीट होती है। तो चलो दोस्तों बिना समय गंवाए अपन चालू करते हैं अपना आज का क्लास, भारत में बैंकिंग प्रणाली। देखिए, जब राजा महाराजा थे, उसके बाद अंग्रेज आए, तो उस समय पुराने समय में क्या था दोस्तों, हमारे यहाँ आपका बैंक नहीं थे, वहां देसी बैंकर। देसी बैंकर किसको बोलते हैं? साहूकार, महाजन, है ना, जो ब्याजी रहते हैं, जिन लोग ब्याज में पैसा देते हैं, उन लोग पैसा लेते थे और पैसा देते थे। ठीक है, तो वो तो बैंकिंग सिस्टम नहीं कहा जा सकता ना, उसमें लोगों का शोषण भी होता था, साहूकार महाजन लोगों का शोषण भी करते थे दोस्तों। तो शुरू में अगर हम प्रथम चरण देखें दोस्तों, तो प्रथम चरण में ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं होता था, उस समय साहूकार और महाजनों का ही वर्चस्व होता था, उन्हीं लोग पैसा ब्याज में देते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो भारत में बैंकिंग प्रणाली भी लेकर आए। वो जो आपके अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में आपके बैंकिंग प्रणाली भी लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कुछ एजेंसी बनाया, बैंक के नाम पे क्या बनाया? एजेंसी, जिसको बोलते हैं एजेंसी गृह। तो एजेंसी गृह का निर्माण किया, जो क्या करते थे? बैंकिंग का काम करते थे। बैंक क्या होता है? बैंक एकदम सरल शब्दों में मेरे अनुसार वो स्थान जहां धन का क्रय विक्रय होता है, उसको क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। अब धन का क्रय विक्रय कैसे होता है? जब आप बैंक में पैसा जमा करना जाते हो, तो आप क्या बोलते हो? ये मेरा 100 रुपए है, ये मेरा 100 रुपए है, ठीक है, इसको आप रख लो। बैंक वालों को क्या बोलते हो? कि ये मेरा 100 रुपए है, इसको आप बैंक में जमा कर लो, 100 रुपए को। ठीक है दोस्तों, बैंक वाला बोलता है 100 रुपए को मैं 1 साल के लिए जमा करूंगा। कितने साल के लिए जमा करूंगा? 1 साल के लिए जमा करूंगा, और 1 साल बाद मैं आपको 120 रुपए दूंगा। कितना दूंगा? 120। तो आपने अपने 100 रुपए को 1 साल के लिए कितने रुपए में बेचा है? 120 रुपए में बेचा है। तो धन को बेचा ना। अब मैं गया बैंक से 100 रुपए कर्जा लेने, 100 रुपए क्या लिया? कर्जा लेने। मैं बोला मेरे को 100 रुपए खरीदना है, मेरे को 100 रुपए कर्जा चाहिए। कितने साल के लिए दोस्तों? 1 साल के लिए। बैंक ने क्या बोला? मैं आपको 100 रुपए बेचूंगा, लेकिन 1 साल बाद आपको चुकाना पड़ेगा 130 रुपए। तो मैंने 100 रुपए को कितने रुपए में खरीदा? 130 रुपए में खरीदा। ये मेरे अनुसार समझने के लिए है। तो बैंक क्या है? बैंक वह स्थान है जहां मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। तो ऐसी एजेंसियां बनाए हुए थे। किन्होंने? अंग्रेजों ने एजेंसियां बनाई हुई थी, एजेंसी गृह का निर्माण किया था। ठीक है, और ये एजेंसियों को कौन चलाता था? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी लोग चलाते थे। तो जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है, उन लोग भी शोषण ही करेंगे और क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर बैंकिंग की शुरुआत हुई। तो बैंकिंग की शुरुआत में अपन सबसे पहले देखते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित था। ये यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक जो विदेशी पूंजी से बना था। भारत का प्रथम बैंक, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक जो विदेशी पूंजी से बना था। यह भारतीय नहीं था, विदेशी पूंजी से बना था। कौन था दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कहां बना मित्रों? कलकत्ता में बना था। क्यों? क्योंकि कंपनी का उस समय मुख्यालय कहां था जी? कलकत्ता में था। ठीक है, तो यह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पर यह भारतीय बैंक नहीं था, यह यूरोपीय बैंक था और यूरोपीय पैसे से बना था। ठीक, यूरोपीय बैंक था और यूरोपीय पैसे से बना था। कब? 1970 में कलकत्ता में। यह पूछा जाता है प्रथम बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन यह यूरोपीय था, यूरोपीय पैसे से बना था। ठीक है, यह बंद हो गया, ज्यादा सफल नहीं हुआ। कहां था? कलकत्ता में था। ठीक है, वर्तमान में सबसे पुराना बैंक अभी कौन बचा है अपने पास? पंजाब नेशनल बैंक बचा है। कौन बचा है? पंजाब नेशनल बैंक। इलाहाबाद बैंक का किसमें? इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। तो अभी वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक बना है सबसे पुराना। ठीक है, चलिए, तो प्रथम बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, लेकिन ये भारतीय नहीं था। ठीक, पहला भारतीय बैंक, भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला बैंक। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? पहला भारतीयों द्वारा प्रबंधित और संचालित। कौन सा बैंक था दोस्तों? अवध वाणिज्यिक बैंक। कौन सा बैंक था?
अवध वाणिज्यिक बैंक। 2 क्वेश्चन यहां से बन गया। पहला बैंक कौन था भारत में? हिंदुस्तान बैंक। वो भारतीयों द्वारा नहीं था, ठीक है, वो भारतीयों द्वारा चलाया गया, भारतीयों द्वारा बनाया गया नहीं था, वो विदेशियों द्वारा बनाया गया, उसी के पूंजी से चलाया गया था। भारतीयों द्वारा बना के चलाने वाला पहला बैंक कौन था? प्रबंधित और संचालित बैंक। कौन सा था? अवध वाणिज्यिक बैंक था, ठीक है। और पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा बना दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक बना। पूर्ण रूप से जो इंडियन बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। पहला जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यूरोपीय पद्धति पर यूरोपीय पूंजी से भारतीय द्वारा चलाया गया बैंक, भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंक कौन था? अवध वाणिज्यिक बैंक। और टोटली इंडियन बैंक कौन सा था दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक था। 3 चीजें समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। चलिए, वर्तमान में सबसे पुराना जो बैंक है वो कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक ही है, ये पूछता है। अब आप सबसे ज्यादा नाम सुनते हो एसबीआई का। किसका? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप लोग नाम सुनते हो। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे रणबांकुरों, अंतिम 11, ये स्टेट बैंक ऐसा नहीं था, ये स्टेट बैंक ऐसा नहीं था, ये धीरे 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 इस रूप में आया है, ठीक है। इन्होंने बहुत परिवर्तन देखा है, इन्होंने बहुत परिवर्तन देखा है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टेट बैंक का देखते हैं। तो स्टेट बैंक डायरेक्ट स्टेट बैंक नहीं बना है, स्टेट बैंक डायरेक्ट स्टेट बैंक नहीं बना है, ठीक है। आपको मैं बताया क्या था? एजेंसी गृह चलता था। किसमें? अंग्रेजों के समय में। कौन चलाता था? कंपनी के लोग चलाते थे। कौन कंपनी के लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। एजेंसी गृह जब बंद हुआ तो 3 बैंक बनाए उन लोग। एजेंसी गृह जब बंद हुआ तो 3 बैंक बनाए। कौन से बैंक बनाए? बैंक ऑफ बंगाल बनाए, बैंक ऑफ बॉम्बे बनाए और बैंक ऑफ मद्रास बनाए। यही क्या थे? 3 प्रेसिडेंसी थे। पढ़े हैं ना हिस्ट्री में मेरे मित्रों? 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये 3 जगह प्रेसिडेंसी पे 3 बैंक इन लोग बनाए थे। अब इन 3 बैंकों को 1921 में, इन 3 बैंकों को 1921 में मिला के एक बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। ये क्वेश्चन आता है, बहुत पूछता है रेलवे में। रेलवे जीएस में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछता है, एकदम 1 लाइनर, कोई तामझाम नहीं रखता वो, ठीक है। तो ये तीनों बैंकों को मित्रों, ये तीनों बैंकों को मिला के बाद में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, ठीक है। फिर अब इंपीरियल बैंक बन गया, इंपीरियल बैंक बन गया, ठीक है। इसी इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया 1955 में। अब सुनिए, 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नामकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब आप समझते हैं? राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार उसको ले लिया। जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया की स्थापना किसी जमशेदजी टाटा ने, टाटा ग्रुप वालों ने, टाटा ग्रुप वालों से इंदिरा गांधी ने एयर इंडिया को ले लिया, उसका राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण किया मतलब वो राष्ट्र का है, अब वो सरकार का है। वो क्या बन गया? सरकारी बन गया। क्या बन गया? सरकारी बन गया। तो ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने से वो बैंक क्या बना? सरकारी बैंक बन गया। पहला, भारत में पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को, वो कौन था? इंपीरियल बैंक। और सरकार उसका नाम बदल के क्या कर दी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी समझ में आई दोस्तों? ठीक है। तो भैया 3 बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बनाए 1921 में, और 1921 में 3 बैंकों के बाद 1 जुलाई 1955 को उसका राष्ट्रीयकरण करके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके क्या नाम कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब सीधा सीधा वो सरकार उसको ले लिया, वो सरकारी हो गया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है। ठीक, चलिए, पहला वाणिज्यिक बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां तक आपको पहला समझ में आ गया, देख लिए। पहला भारतीय बैंक हिंदुस्तान, सबसे पुराना पंजाब नेशनल, 3 बैंकों को मिला के इंपीरियल, इंपीरियल के बाद स्टेट,
पहला भारतीयों द्वारा अवध, अब टोटल लोकल बैंक अपना भारतीय बैंक कौन सा बना? आपका बना पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, ये रिजर्व आपका स्टेट बैंक खत्म, स्टेट बैंक खत्म, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। अब देखते हैं आरबीआई, ये काफी अच्छा है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, ये पापा है, सभी बैंकों का क्या है? ये पापा है। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई के मोनो में किसका चित्र है? आरबीआई के मोनो में किसका चित्र है? तो आरबीआई के मोनो में चीते का नहीं, शेर का चित्र है, बाघ का, है ना, शेर का चित्र है। आरबीआई के मोनो में शेर का चित्र है, बाघ का। ठीक है, चीते का नहीं है, बाघ का चित्र है। ठीक, चलिए, ये पूछा गया था, दिखता चीते जैसा है लेकिन है वो बाघ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आरबीआई के बारे में। ठीक है, बाघ है दोस्तों। ठीक है, आरबीआई के लोगो में बाघ का चित्र है, ये बाघ देख सकते हैं, और ये ताड़ का पेड़ है। ये पूछा गया है इसीलिए बताया गया जा रहा है आपको। आरबीआई के लोगो में देखो बाघ का चित्र है और ताड़ का पेड़ है ना, ताड़, है ना, जिससे ताड़ी निकालते हैं। ठीक है, ताड़। ठीक, चलिए यहां तक हो गया। अब देखते हैं आरबीआई के बारे में। ठीक, अब देखते हैं आरबीआई के बारे में। 1926 में एक आयोग की स्थापना की गई, उसके अनुसार क्या बनाया गया? आरबीआई को बनाया गया। एक आयोग बनाया गया जिन्होंने आरबीआई बनाने की क्या की? अनुशंसा की। ठीक है, यहां तक हो गया। आरबीआई अधिनियम कब पास किया गया? 1934 को। और उसी अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को क्या बनाया गया? भारतीय रिजर्व बैंक। एक अधिनियम बनाया गया, आरबीआई अधिनियम 1934, और उस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, उस अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना की गई? आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, आरबीआई की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया दोस्तों? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब इसको सरकारी बना दिया गया। पहले जब बना तो ये अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, पहले जब बना तो ये अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन इसको भारत सरकार ने कब अपने अंदर लिया? भारत ने इसका कब राष्ट्रीयकरण किया? ये हमेशा पूछता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। देखिए, आरबीआई की स्थापना के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग योजना। क्या था? हिल्टन यंग योजना। ये पूछता है, हिल्टन यंग योजना के द्वारा बना है ना, हिल्टन यंग योजना के द्वारा क्या बना है दोस्तों? आरबीआई। ये पूछता है आरबीआई, देखो आरबीआई से क्वेश्चन कैसे गिरेगा। आरबीआई अधिनियम 1934 पास हुआ, उस अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक बन गया। ठीक है, आरबीआई बैंक बनने के लिए कौन सी योजना आई थी? हिल्टन यंग योजना आई थी। कौन सी योजना आई थी? हिल्टन यंग योजना आई थी। इसका कल मुख्यालय कहां है? अभी मुंबई में, पहले कलकत्ता में था, अभी इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके पहले गवर्नर कौन थे? जब आरबीआई बना तो पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ऑर्सबोर्न स्मिथ। ये पूछा जाता है रेलवे में, इसीलिए टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं बोला ना क्वेश्चन गिरेंगे। हॉस्टल वार्डन जो सीजी में हुआ है ना, उसमें भी हमने इसी तरह का पढ़ाया था और उससे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो ये मान सकते हो कि आपका बैंकिंग क्षेत्र में इससे बाहर अभी क्वेश्चन नहीं आएगा जितना अपन पढ़ेंगे। मुख्यालय कहां है दोस्तों? मुंबई में है, आपको पता है। प्रथम गवर्नर कौन थे अंग्रेजों के समय? ऑर्सबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर, ये भी एकदम बहुत पूछता है ये भी, सीडी देशमुख, जो बाद में क्या बने? भारत के वित्त मंत्री बने। जो बाद में क्या बने? भारत के वित्त मंत्री बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आरबीआई का वित्तीय वर्ष चालू होता है 1 जुलाई से 31 जून तक, नॉर्मल। ठीक है, हमारा जो वित्तीय वर्ष का कर वाला वर्ष या वित्तीय वर्ष कब चालू होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कब तक? मार्च 31 तक। आपने हमेशा बोला होगा क्लोजिंग चल रहा है, अभी क्लोजिंग चल रहा है, मार्च चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, मार्च चल रहा है। तो नॉर्मल सभी बैंकों का वित्तीय वर्ष, भारत सरकार का वित्तीय वर्ष, बजट वर्ष कब चालू होता है?
1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च में खत्म हो जाता है। 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च में खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब चलता है? 1 जुलाई से कब? 31 जून। 1 जुलाई से 31 जून ये भी पूछता है। इसका वित्तीय वर्ष अलग है। वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर। पैसे के अकॉर्डिंग हमारा जो साल चालू होता है वो 1 अप्रैल को होता है, और आरबीआई का पैसे के अकॉर्डिंग जो साल चालू होता है वो 1 जुलाई को चालू होता है दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। चलिए, अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। आपको पता है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। अब जब 2016 में 2016 में अपने यहां क्या हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था, है? नोटबंदी किए थे ना, विमुद्रीकरण। ठीक है, दो 2016 में हुआ था, है ना? तो क्या किए थे अपन लोग? 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिए थे। तो विमुद्रीकरण के समय भारत के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। यह पूछा जाता है कि नवंबर में 8 नवंबर था ना, 8 नवंबर या 9 नवंबर कुछ था 2016 में विमुद्रीकरण जब हुआ, तो उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आपके पास नोट होगा तो उसमें देखना गवर्नर का क्या रहता है। आपके पास नोट होगा तो उसमें देखना गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। तो जो गवर्नर रहता है उसका सिग्नेचर रहता है। तो अभी शक्तिकांत दास का सिग्नेचर आपको मिलेगा नए नोटों में। ठीक है, पुराने नोटों में तो बहुत से गवर्नर का कार्यकाल 3 साल प्लस 2 साल रहता है इनका, और गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। तो अभी 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? श्री स्वामीनाथन है, टी रविशंकर है, एम राजेश्वर राव है और एम डी पात्रा है। रेलवे में दोस्तों, बाकी एग्जाम में तो नहीं, रेलवे में डिप्टी गवर्नर का भी नाम पूछ देता है। रेलवे में एनटीपीसी में क्या होता है? कई चरणों में एग्जाम होते हैं, कई दिन तक एग्जाम चलते हैं। तो कहां से नया नया क्वेश्चन लाएंगे, कहां से इतना नया क्वेश्चन बनाएंगे? तो क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा डीप करते जाते हैं, फैक्ट बेस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नया नया कहां से कितना लाएंगे, तो फैक्ट बेस पे क्वेश्चन। तो 4 उप गवर्नर है, स्वामीनाथ, रविशंकर, राजेश्वर राव और एमडी पात्रा, और अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। तो ये आपका आरबीआई के संबंध में दोस्तों पूरा स्थापना हो गया। देखिए, आरबीआई के जो प्रमुख कार्य है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला क्या काम है इसका? नोट छापना। नोट कौन छापता है हमारे देश में? आरबीआई छापता है। हमारे देश में कौन नोट छापता है? आरबीआई। आरबीआई के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई के कार्य। ठीक है, ये हमेशा पूछता है दोस्तों, हमेशा पूछता है ऐसे कौन सा बैंक है जिस पे आप अकाउंट नहीं खोल सकते? आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकते। आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकों का बाप है वो। आप बैंक से पैसा लेते हो ना, आरबीआई बैंक को पैसा देता है। सब बैंक को पैसा देने वाला आदमी कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई आपका अकाउंट नहीं खोलेगा। अकाउंट खोलने के लिए जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों में अकाउंट खोलता है। आरबीआई रेगुलेटिंग बैंक है, वो नियम बनाने वाला बैंक है, वो बैंकों का बैंक है, बैंकों के लिए नियम बनाता है। आरबीआई के कार्य, ठीक है, आरबीआई के कार्य देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या? करेंसी नोट छापना। जो नोट छापता है ना, वो कौन छापता है? आरबीआई। कौन छापता है? आरबीआई। पहला काम नोट छापना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति जारी करना। मौद्रिक नीति, इसको पूरा पढ़ाएंगे अपन, है ना, इसका डिटेल से बाद में पढ़ाएंगे। मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति जारी करना। ठीक है, मौद्रिक नीति क्या होता है ओवरव्यू बता देता हूं। मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट में पैसे को कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, बैंकों में कितना ब्याज बढ़ाना है,
बैंकों से ब्याज कितना कम करना है, ये सब कौन जारी करता है? आरबीआई। इसी को बोलते हैं मौद्रिक। मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। पैसे से संबंधित नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। और सभी बैंकों के लिए नियम भी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। मैं बोला ना, बैंकों का बाप है ये, बैंकों का बैंक। ये हमेशा कहा जाता है कि बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को। एक होता है मौद्रिक नीति, एक होता है राजकोषीय नीति। राजकोष मतलब खजाना, भारत सरकार का खजाना। खजाने में पैसा कहां से आएगा और खजाने से पैसा कहां खर्चा करेंगे, ये कौन नियम बनाता है? ये सरकार बनाती। कैसे? बजट के द्वारा। ठीक है। राजकोषीय नीति में एक समझ सकते हैं कि राजकोषीय नीति को कैसे कौन चलाता है? सरकार चलाती। कैसे? बजट के द्वारा और योजनाओं जो भी है उसके द्वारा। ठीक है। राजकोषीय नीति सरकार बनाती, लेकिन मौद्रिक नीति कि बैंक कितना ब्याज में पैसा देगा, बैंक कितना ब्याज लेगा, ये सब कौन बनाता है? ये आरबीआई बनाता है। तो उसका दूसरा काम है मौद्रिक नीति बनाना। तीसरा काम देख लगते हैं। ठीक है। ये सरकार का बैंक है दोस्तों। ठीक है। ये क्या है? सरकार का बैंक है। इसको सरकार का बैंक बोलते हैं। सरकार को अगर कर्जा लेना होता है तो इससे लेती है, आरबीआई से। बैंकों का बैंक सरकार का बैंक बोलते हैं इसको सरकार को क्या करती है? ये कर्जा देती है। आरबीआई से लेती है ना सरकार, काम है ना, सरकार का बैंक के रूप में काम करती है ये। सरकार के बैंक या बैंकों का बैंक बोल सकते हो इसको। बैंकों का बैंक है कौन? आरबीआई। दूसरे बैंकों को, छोटे बैंकों को ऋण देने का भी काम कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता है। तीसरा, मुद्रा की माप करना। मुद्रा की माप करना, पैसे को मापना। मार्केट में जो पैसा है ना, उसके पावर को मापना, मुद्रा की माप करना। ये सब पढ़ेंगे। मुद्रा की माप करना, मुद्रा को मापना, ये भी काम किसका है दोस्तों? आरबीआई का है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना, है ना। पांचवा, विदेशी मुद्रा, जो विदेश की मुद्रा हमारे आती है ना एक्सचेंज करने, उसको मैनेज कौन करता है? भैया आप जो विदेश से पैसा लाते हो उसको यहां इंडिया में कन्वर्ट करना है, तो ये विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध कौन करता है? आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का क्या करना? नियमन करना, इसको मैनेज करना, नियमन करना। ठीक है। ये भी काम। ठीक है। तो आप ये नहीं कि डॉलर लेके एसबीआई चलेगा, इसको नोट में बदल दो, वो नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? आरबीआई बदलेगा। ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार को प्रबंध करना। और एक इंपॉर्टेंट छठवां, विनिमय दर। भारतीय मुद्रा की, हमारी भारत की मुद्रा विदेशी मुद्रा से कितने रुपए छोटी है, बड़ी है, उसको अगर एक भारतीय रुपया देने से कितना विदेशी रुपया मिलेगा, या एक विदेशी रुपया देने से कितना भारतीय रुपया मिलेगा। विनिमय मतलब एक्सचेंज, आपका पैसे के एक्सचेंज को, विनिमय दर को क्या करना? नियमित करना। विनिमय दर को, है ना, विनिमय दर का निर्धारण करना। विनिमय दर का निर्धारण, है ना, विनिमय दर का निर्धारण करना। ये प्रमुख कार्य है दोस्तों किसके? आरबीआई के। इससे क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता देता हूं अभी। अब बहुत सरल क्वेश्चन आता है। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। बैंकों के लिए नियम कौन बनाता है? आरबीआई। ठीक है। कौन से बैंक में आप खाता नहीं खोल सकते? आरबीआई। क्यों? क्योंकि आरबीआई वाणिज्यिक बैंक नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, वो बैंकों का बैंक है। हमारे बैंक का भी वो बैंक है। ठीक है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। करेंसी नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। यही सब काम आपके क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे। तो ये यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। आरबीआई के हिसाब से मेरे ख्याल से ये सीडी देशमुख जी हैं, है ना, ये उर्जित पटेल जी हैं, ये कौन है? शक्तिकांत दास है। हाँ, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उनको आर्थिक क्षेत्र का बहुत ज्ञान होता है दोस्तों। वो पूरा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस साल हम इतना पैसा कमाएंगे, इस साल इतना पैसा कमाएंगे, क्या है मार्केट, कैसे है मार्केट, ये पूरा इन लोग जानते हैं, इसलिए इनको बताते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं 1917 में पहली बार 1 रुपए का नोट छपा दोस्तों। नोटों का सफर देख लेते हैं, है ना। नोटों का सफर, जहां से क्वेश्चन आता है अपन वहीं पॉइंट करेंगे, ज्यादा इधर उधर भागने का नहीं है ना। चलिए, नोटों का सफर 1917 में पहली बार, ये लिखा हुआ है 1917 में पहली बार किसका? 1 रुपए का नोट छपा। अब मैं बता दूं, सभी नोटों में
किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। ये हमेशा पूछता है, ये रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन है। 2016 एनटीपीसी मेंस में भी पूछा था, उसके बाद भी पूछा है, कई बार पूछा है। आपका 1 रुपए के नोट में किसका? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका? वित्त सचिव का। 1 रुपए के नोट में दोस्तों वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और बाकी नोट में किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों? बाकी नोटों में हस्ताक्षर होता है आरबीआई गवर्नर का। बाकी नोटों में हस्ताक्षर कितना होता है? आरबीआई गवर्नर का। यह हमेशा पूछता है। 1 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट में हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का, और बाकी के नोट में हस्ताक्षर होता है आरबीआई गवर्नर का। 1938 में 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 ये सब नोट चलते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद 5000 और 10,000 के भी नोट चलते थे दोस्तों, जिनको 1954 में बंद कर दिया गया। बीच में और चालू किए थे शायद, फिर बंद कर दिए। तो एक समय में हमारे यहाँ 5000 और 10,000 के भी नोट चलते थे। सोचो अगर 5000 का एक नोट घूम गया तो आदमी तो मर जाएगा, पागल हो जाएगा। एक ही बार में सीधा 5000 रुपए गया, सोचो, है ना। तो 5000 और 10,000 के नोट बंद हो गए। हमारे यहाँ पहले फिर हाईएस्ट नोट कितने का होता था? 1000 का। 1000 को 2016 में बंद करके क्या कर दिए? 2000 का हाईएस्ट नोट है। अब 2000 के नोट भी मार्केट से हट गए हैं, धीरे धीरे उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 1996 में। ये पेटेंट क्वेश्चन है रेलवे का कि महात्मा गांधी के फोटो वाला नोट कब से चालू हुआ। पहले के नोटों में ये देख लो, पहले के नोटों में महात्मा गांधी का फोटो नहीं होता था, अशोक स्तंभ होता था। इसमें भी अशोक स्तंभ है ना। और फोटो में महात्मा गांधी, नोट में महात्मा गांधी जी का फोटो नहीं है। महात्मा गांधी जी का फोटो कब लगना चालू हुआ दोस्तों? महात्मा गांधी जी का फोटो नोट में कब लगना चालू हुआ? 1996 में लगा है। 1996 में पहले महात्मा गांधी का फोटो लगा है। ठीक है, और कितने के नोट में लगा था? सबसे पहले जो महात्मा गांधी का फोटो लगा था वो 10 और 500 के नोट में लगा था। कितने? 10 और 500 के नोट में, महात्मा गांधी सीरीज का। ठीक है, कब चालू हुआ था? 10 और 500 के नोट में 1996 में। सबसे पहले जिन दो नोटों में महात्मा गांधी की फोटो छपी है वो है 10 का नोट और 500 का नोट है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जाता है महात्मा गांधी सीरीज के नोट कब से चालू हुए हैं? 1996 से चालू हुए हैं। चलिए हस्ताक्षर, पहली बार सन लिखना कब से चालू हुआ? 2005 से। पहली बार नोटों में किस सन में बना है? ये कब से लिखना चालू हुआ? 2005 से अंकन हुआ। 2005 से। 2005 के पहले के नोट में सन नहीं लिखा रहेगा। 2005 से नोटों में सन लिखना चालू हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के मुद्रा का मतलब भारत का जो रुपया है उसका सिंबल, उसके सिंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले ये अच्छे से पूछता था, बहुत पूछता था। भारत का जो नोट है उसके सिंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सिंबल बनाया था डी उदय कुमार ने, है ना। इसका सिंबल बनाया था डी उदय कुमार ने। ठीक, डी उदय कुमार कहां के थे? ये कहां पढ़ते थे? आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर किए डी उदय कुमार ने तैयार किया है। आईआईटी मुंबई से पढ़ते थे दोस्तों। कौन? डी उदय कुमार जी। ये पढ़ते थे आईआईटी मुंबई में, और इन्होंने भारतीय मुद्रा का सिंबल बनाया है, भारतीय रुपए का सिंबल बनाया है। ये है भारतीय रुपए, है ना, भारतीय रुपए। इसमें क्या किया गया है? देवनागरी लिपि में आर लिखा गया है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो ये कौन बनाया है? ये बनाया है आपका आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार ने। और भारत अपनी मुद्रा का सिंबल बनाने वाला विश्व का 5वां देश है। भारत अपनी मुद्रा का सिंबल बनाने वाला विश्व का 5वां देश है। ठीक है, भारत अपनी मुद्रा का सिंबल बनाने वाला विश्व का 5वां देश है। डी उदय कुमार ने बनाया है 2010 में। ठीक है, इससे पहले 4 देशों के पास अपनी मुद्रा के सिंबल थे, और वो कौन थे? येन मुद्रा कहां चलती है? जापान में। ये हमेशा पूछता है ना, मुद्रा कहां कहां चलती है रेलवे में, इसको भी पढ़ेंगे अपन। येन मुद्रा कहां चलती है? जापान में। डॉलर कहां चलता है? अमेरिका में। डॉलर देखिए ना आप लोग। यूरो कहां चलता है? इंग्लैंड में। और ब्रिटिश में क्या चलता है? पाउंड स्टर्लिंग। और भारत में क्या है 5वां देश? आर, रुपया। ठीक है, चलिए, पहली बार प्लास्टिक नोट कौन से देश ने जारी किया था? ऑस्ट्रेलिया ने, 1998 में। पहली बार प्लास्टिक का नोट ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में जारी किया गया था। चलिए, नोट प्रिंटिंग मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। सोचता हूं जैसे तैसे यहां नौकरी लग जाए, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस में, नोट प्रिंटिंग करने वाले किसी प्रेस में मेरी भी नौकरी लग जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नोट प्रिंटिंग प्रेस का सफर देखते हैं, है ना। नोट प्रिंटिंग प्रेस भारत में कहां कहां है? ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, सिक्योरिटी पेपर मिल, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सालबोनी पश्चिम बंगाल, आरबीआई नोट छापती है। अलीपुर कलकत्ता, है ना। सैफाबाद हैदराबाद, ठीक है। मैसूर कर्नाटक, आरबीआई नोट छापती है। मैसूर कर्नाटक में आपका 2000 और 200 का नोट छपता था जब नोटबंदी हुआ था। नासिक महाराष्ट्र, केंद्र सरकार का है। देवास मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार छापती है वहां। ठीक है, तो ये मैप है। अब देख लेते हैं, भारत में 4 स्थानों पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, जिसको बोलते हैं टकसाल। जहां सिक्के बनते हैं उसको बोलते हैं टकसाल। सिक्का लोहा से बनता है इसलिए उसकी ढलाई की जाती है। और नोट कागज में छपता है इसलिए उसकी क्या की जाती है? प्रिंटिंग की जाती है ना। तो मुंबई और कोलकाता के टकसाल में सिक्कों के अलावा तमगो मेडल की भी उत्पादन किया जाता है। जो आपका मुंबई और कलकत्ता का टकसाल है, टकसाल में क्या बनते हैं? सिक्के बनते हैं और मेडल बनते हैं। तो मेडल जो है वो सभी टकसालों में नहीं बनते। हमारे यहाँ सिक्का बनाने वाली 4 फैक्ट्री है, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कलकत्ता। हमारे यहाँ सिक्का बनाने वाली कितनी फैक्ट्री है? 4, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कलकत्ता। ठीक है, इन 4 में केवल 2 जगह मेडल बनते हैं। कहां? मुंबई और कलकत्ता में। कहां पे? मुंबई और कलकत्ता में। अब मेडल कैसे? जैसे भारत रत्न का मेडल बनाना है तो वो मेडल को कौन बनाएगा? मुंबई या कलकत्ता की टकसाल में बनेगा, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न या ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देना है तो उसका जो मेडल है कौन बनाएगा? मुंबई या कलकत्ता में बनेगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार देना है कौन कहां बनेगा? मुंबई या कलकत्ता में बनेगा। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री देना है कहां बनेगा? मुंबई या कलकत्ता में बनेगा। भारत में कोई गेम हो रहा है ना, मतलब भारत में मान लो ओलंपिक होगा, कुछ होगा, तो उसका मेडल कहां बनेगा? मुंबई या कलकत्ता में बनेगा। ठीक है, तो 4 जगह ऐसा है जहां सिक्का बनता है, उसमें से 2 जगह मेडल बनता है। चलो, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, महाराष्ट्र। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, महाराष्ट्र। सिक्योरिटी प्रेस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी प्रेस। महाराष्ट्र के नासिक रोड पर स्थित इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, जहां पर डाक संबंधी सामग्री जैसे डाक टिकट, बैंकों के चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, है ना, पोस्टल ऑर्डर, किसान विकास पत्र आदि के अलावा यह प्रेस करेंसी नोट भी छापती, जिसमें 10, 50, 500, 2000 के नोट है। नोट को छोड़ दो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी प्रेस बोल रहा है। नाम से समझना दोस्तों, सिक्योरिटी प्रेस। सिक्योरिटी प्रेस मतलब ऐसा कागज जो सिक्योरिटी के तौर पर यूज होता है, जैसे डाक टिकट। आप पैसा देके क्या लेते हो? डाक टिकट। तो डाक टिकट की वैल्यू क्या है? पैसे के बराबर है। 1 रुपए का टिकट, 10 रुपए का टिकट। स्टाम्प पेपर लेते हो, है ना, क्या लेते हो? स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर भी क्या है? पैसे के बराबर है ना। उसके बाद आपका चेक, बैंक का चेक भी क्या है? पैसे के बराबर है। तो यहां पैसा नहीं छपता है, पैसा कम छपता है। यहां क्या छपता है?
पैसे के इक्विवेलेंट कागज छपते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पेपर प्रेस, है ना। अगर नोट छपेगा ना तो उसको डायरेक्ट बोल देगा करेंसी नोट प्रेस। नोट छापने वाले को क्या बोल देगा, करेंसी नोट प्रेस, ठीक है। लेकिन जहां पे नोट के बदले यूज होने वाले कागज छपेंगे वो कहलाएगा सिक्योरिटी प्रेस। अपने यहां सिक्योरिटी प्रेस कहां है, नासिक रोड। यहां क्या छपता है, डाक संबंधी टिकट, बैंक के चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र। जैसे आप डाकघर में पैसा डालोगे ना तो राष्ट्रीय बचत पत्र लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। जैसे आप एफडी कराते हो तो एक कागज देता है ना, वैसे ही आप डाकघर में पैसा डाकघर में पैसा जमा करोगे इस योजना के तहत तो आपको वो बचत पत्र देता है। पासपोर्ट छपेगा, पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर। पहले रेलवे की वैकेंसी भरते थे ना तो ऑनलाइन तो नहीं भरते थे, ऑफलाइन भरते थे। तो ऑफलाइन भरते थे ना दोस्तों तो पोस्टल ऑर्डर लगाते थे, 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 30 रुपए का। ये कहां मिलता था, डाकघर में। डाकघर में आप उतना पैसा दोगे ना तो आपको एक टिकट जैसे पोस्टल ऑर्डर देगा, उसको लिफाफा में डाल के भेजना पड़ता था। मतलब वो पैसा ही था, पैसे की जगह उसको भेजते थे। फिर उस पोस्टल ऑर्डर को क्या करते थे, दूसरे डाकघर से कैश करवा लेते होंगे उन लोग, पता नहीं। चलिए उसके बाद ये हो गया। तो इसका काम क्या है, इसका काम है ये सब कागजें छापना। कहां, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, महाराष्ट्र, नासिक में है। ये सब कागज छपते हैं। अब देखो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। इसकी स्थापना दक्षिण राज्यों की लेखन सामग्री की मांग को पूरा करने और देश की केंद्रीय उत्पादन स्टाम्प शुल्क की मांग को पूरा करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, महाराष्ट्र के उत्पाद की अनुपूर्ति के लिए की गई थी। अब देखो भाई, देश में इतना सारा कागज चाहिए, इतना सारा चेक चाहिए, इतना सारा डाक टिकट चाहिए, इतने सारे पासपोर्ट चाहिए, तो क्या एक ही प्रेस में छप पाएगा क्या, वो नहीं छप पाएगा ना। तो जो चीज ये नासिक रोड वाला छापता है ये उत्तर भारत के लिए हो गया। दक्षिण भारत में भी वही कागजों की जरूरत है, तो दक्षिण भारत के लिए वैसा ही प्रेस कहां है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। यहां भी क्या है, सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां है, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद वाला दक्षिण भारत के लिए चेक छापेगा, दक्षिण भारत के लिए डाक टिकट छापेगा, दक्षिण भारत के लिए पासपोर्ट छापेगा, दोनों का काम सेम है। बैंक नोट प्रेस देवास, मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस में 10, 50, 100, 500, 2000 के बैंक नोट छपते हैं। यहां पर एक स्याही का कारखाना भी है जो प्रतिभूति पत्रों के लिए स्याही का निर्माण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां नोट तो छपता ही है। यहां देखो नोट प्रेस लिख दिया है, ऊपर क्या लिखा था, सिक्योरिटी प्रेस। यहां क्या लिखा है, नोट प्रेस। यहां क्या लिखा है, नोट प्रेस। और ये कहां है, देवास में है ना। यहां पे नोट तो छपते ही हैं, मेन क्या बनता है, स्याही। क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे रणबांकुरों, मेरे युद्ध वीरों, कि भैया जो नोट का कागज है वो भी अलग होता है और उसकी स्याही भी अलग होती है। इसीलिए तो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी वो एज इट इज रहता है, खराब नहीं होता। और उसकी स्याही स्पेशल होती है ना। जाली नोट, फर्जी नोट और ओरिजिनल नोट में यही फर्क होता है, कागज और स्याही का। इसी से पकड़ा जाता है आदमी कि ये फर्जी है कि ये ओरिजिनल नोट है। तो स्याही कहां बनती है, बैंक नोट प्रेस देवास में, ठीक है। करेंसी नोट प्रेस नासिक, इंपॉर्टेंट है ये। करेंसी नोट प्रेस मतलब पैसा छपेगा, 10, 50, 500, 500, 1000 तो अब नहीं छपता। ये सब नोट कहां छपता था, करेंसी नोट प्रेस नासिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक में। यहां कौन छापेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन आएगा भारतीय रिजर्व बैंक का प्रिंटिंग प्रेस कहां है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रण लिमिटेड के 2 नए अत्याधुनिक करेंसी नोट है। ये बहुत हाईटेक प्लांट हैं, जो शाहबनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक के प्लांट है ना, ये बहुत हाईटेक प्लांट है। जब नोटबंदी हुई ना तो अधिकतर नोट पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक में छपे हैं। 2000 और 200 रुपए के नोट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैसूर कर्नाटक में छप रहे थे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का ये है, ये प्रेस किसका है, भारतीय रिजर्व बैंक का। आप देखे हो, ये देखो है ना, कोलकाता में शाहबनी, मैसूर कर्नाटक में आईबीआई आरबीआई का है और शाहबनी कोलकाता में भी आरबीआई का है। यहां केंद्र सरकार का, यहां केंद्र सरकार का है, ठीक है।
तो वही चीज बोल रहा है यहां पे कि आपका सहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक में आरबीआई खुद छापती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये क्या है, ये आधुनिक है, मैसूर कर्नाटक में स्थापित किए गए। यहां पर आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते। इन छापखाने में वर्ष 98 से 99 तक 1000 मिलियन करेंसी नोट के अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान लगाया था, मतलब इतने नोट छापे हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल बोल रहा है। अब पेपर मिल में क्या बनता है जी, पेपर बनता है ना। पेपर मिल में क्या बनता है, पेपर मिलता है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज को, मतलब ये कागज बनाएगा, क्या बनाएगा, कागज बनाएगा। बैंक और करेंसी नोट के कागज और जो आपके दुनिया भर के कागज बनते हैं, जैसे चेक का कागज, है ना, पासपोर्ट का कागज, चेक का कागज, स्टाम्प का कागज, जितने भी नॉन जुडिशियल कागज हैं जो पैसे के बदले उपयोग होते हैं, वो सब कागज कहां बनते हैं, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बनते हैं। कहां बनते हैं, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो यहां दोस्तों थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक। डाक टिकट, है ना, चेक, ये जो पैसे के बदले चलने वाले कागज हैं, ये कहां चलते हैं, आपके नासिक, कहां, नासिक और हैदराबाद में बनते हैं, नासिक और हैदराबाद में बनते हैं, ठीक है। स्याही, नोट छापने के लिए स्याही कहां बनेगा, नोट छापने के लिए स्याही कहां बनेगा, देवास में, ठीक है। और नोट छापने के लिए कागज, नोट छापने के लिए कागज, नोट का स्याही और नोट का कागज, कागज कहां बनेगा, होशंगाबाद। भैया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका डाक टिकट चेक, ये कहां बनेगा, नासिक में और हैदराबाद में। नोट की स्याही कहां बनेगी, देवास में। नोट का कागज कहां बनेगा, होशंगाबाद में, ठीक है। उसके बाद नोट कहां कहां छपता है, आपका नोट छपता है, नोट छपेगा सबनी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटक में, नासिक में और देवास में, ठीक है। चलिए 1917 में 1 रुपए का नोट पहली बार छपा, है ना, ये पढ़ लिए हैं। सितंबर 2009 में पहली बार परीक्षण के लिए 10 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट जारी किए गए थे। यह रेलवे में भी पूछा है, 1-2 और एग्जाम में पूछा है कि भारत में पहला प्लास्टिक का नोट, भारत में पहला प्लास्टिक का नोट कितने रुपए का और कब जारी किया गया था। तो भारत में पहला प्लास्टिक का नोट सितंबर 2009 में 10 रुपए का जारी किया गया था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद महात्मा गांधी सीरीज वाले नोटों की शुरुआत 96 में हुई थी। पहली बार 10 और 500 रुपए के नोट छपे थे। वर्तमान समय में मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, वर्तमान समय में आरबीआई करेंसी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम निधि पद्धति, मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाता है। इसके अनुसार आरबीआई के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर एक किसी भी समय में 200 करोड़ रुपए, कितना, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। जिसमें सोना कितने का होना चाहिए, 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। पूछा गया है कि मिनिमम रिजर्व, आरबीआई के नोट छापने का सिस्टम क्या है, आरबीआई के नोट छापने का सिस्टम है क्या, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, है ना, न्यूनतम निधि पद्धति। इस सिस्टम से वो नोट छापती है और इसके लिए क्या करती है, इसके लिए वो अपने पास क्या, या तो विदेशी ऋण भंडार रखेगी या सोना रखेगी, ठीक है, तभी वो नोट छाप पाएगी, ठीक। जिसमें सोना कितने का होना चाहिए, कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, कई लोग बोलते हैं जो नादान रहते हैं, है ना, उन लोग बोलते हैं कि भैया जब भारत देश नोट छाप सकता है तो जितना मन चाहे उतना नोट छाप लो ना, जितना मन चाहे उतना नोट छाप लो। यही काम कौन किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित कर दिए, ठीक है। उसके बाद तांबे का
वो पीतल जीतल वाला सिक्का चलाए। तो होता क्या है, भारत सरकार चाहे तो जितना नोट छापे उतना छाप सकती है। उससे क्या होगा, उससे मार्केट बिगड़ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। सबके पास इतना पैसा हो जाएगा कि चीजें खत्म हो जाएगी। जितना लोगों को जरूरत है उतना उत्पादन ही नहीं होगा, और जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो काम कौन करेगा? ठीक है, तो पूरा मार्केट खराब हो जाएगा। तो भारत सरकार क्या करती है, जितने का नोट छापती है ना, अब इसको सरल में मैं बता रहा हूं, जितने का नोट छापती है उतने का क्या करेगी, सोना अपने पास रखेगी। अगर मार्केट में 45,000 करोड़ रुपए मान लो चल रहा है, तो 45,000 करोड़ रुपए का सोना कहां रखा हुआ है? आरबीआई के पास। क्यों रखा है? देश में तो आपका पैसा चल जा रहा है, लेकिन विदेश में जब आपका पैसा जाएगा तो वो आपका नोट तो नहीं रखेगा, वो तो बोलेगा भैया मेरा नोट दे, तो आप उसको उसका पैसा दोगे, और उसका पैसा नहीं है तो फिर क्या दोगे? सोना दोगे। इंटरनेशनल मार्केट में क्या चलता है? सोना चलता है। अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका है, तो अमेरिका का डॉलर चलता है ना, सोने से एक्सचेंज होता है। ठीक है, सोने से एक्सचेंज होता है। तो ये मान लो कि भाई जितना नोट हम छापेंगे उतने पैसे का हमको सोना आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो सोना को हम गिरवी रख सकते। ऐसे ही 1991 में सोना गिरवी रखने का नौबत आ गया था, जब हमारी अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो गई थी। तब मनमोहन सिंह ने क्या किया था? उदारीकरण का नीति अपनाया था। क्या किया था? उदारीकरण का नीति अपनाया था। तो इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई जितना नोट छापेगी उतने का अपने पास या तो विदेशी ऋण रखेगी या क्या रखेगी? विदेशी मुद्रा रखेगी, है ना, विदेशी मुद्रा, विदेशी ऋण रखेगी, या फिर उतने का सोना रखेगी। क्या रखेगी? सोना रखेगी, तभी वो नोट छापेगी। अगर वो 10 रुपए भी छापती है तो 10 रुपए का सोना अपने पास पहले रखती है। ठीक है। अनुसूचित बैंक किसको कहते हैं, ये पूछा जाता है। ऐसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है उसको अनुसूचित बैंक कहते हैं। गैर अनुसूचित बैंक किसको कहते हैं? ऐसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल तो हैं, पर उनको अनुसूचित बैंक को जितना अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, मतलब वो बैंक में कुछ कुछ अलग नियम होते हैं, ये अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है। अनुसूचित बैंक वो हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में जिनका नाम लिखा गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब क्या? बैंकों को सरकार ले लेगी और बैंक क्या बन जाएंगे? सरकारी बन जाएंगे। जब किसी बैंक में देखो सरकार का 51% शेयर हो, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होता है, मतलब जिसके पास 51% शेयर होता है वही कंपनी का मालिक होता है। कॉमर्स वाले ये अच्छे से समझ सकते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होगा वही कंपनी का मालिक होगा। तो जिन बैंकों में 51% शेयर है ना, जिन बैंकों में 51% शेयर, ठीक है, किसके पास है? जिन बैंकों में 51% शेयर सरकार के पास है, ठीक है, वो बैंक क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीयकृत बैंक। मतलब उसमें सरकारी बैंक है, उस पर सरकार मालिक है, उसका मालिक कौन है? सरकार है। ठीक है, चलिए, भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह रेलवे का एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछता है, पक्का। भारत सरकार द्वारा पहले चरण में इंदिरा गांधी ने एक चीज बहुत अच्छी दी, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो इंदिरा गांधी की देन है। जो हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, वो किसका देन है? वो है आपके राजीव गांधी का देन है। जो हमारे यहां परमाणु हथियार है वो किसका देन है? वो आपका है अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। और जो फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट और जुमलेबाजी करना है वो किसका देन है? वो आप लोग को पता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 1969 को पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब 14 बैंक को सरकारी बैंक बना दिए। ठीक है, जिनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ रुपया या अधिक। जिनकी टोटल पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ रुपया या अधिक। वो सब बैंक को इंदिरा गांधी 19 जुलाई 1969 को सरकारी बैंक बना दी। उसी को बोलते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो पहले चरण में पहला पूछता है हुआ कब था? 19 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का हुआ? 14 बैंकों का। कितने पूंजी वाले? 50 करोड़ वाले। नाम अब नहीं पूछता है। दूसरे में
भारत सरकार द्वारा 1980 में, कब, 1980 में फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और कितने बैंकों का किया गया? 6 बैंकों का। ये अभी किसी क्वेश्चन में पूछा था, अभी पूछा है ये, है ना। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जिनकी पूंजी कितनी थी? जिनके पास 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक पैसा था, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब वो बैंक अब सरकारी हो गया, इसमें ये नाम है। अब बैंकों का विलय देख लेते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए, अलग अलग हमारे यहां बहुत सारे बैंक थे दोस्तों। हमारे यहां 21-22 बैंक थे, बहुत सारे बैंक थे, सब बैंक अलग अलग थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था? इससे पैसा बढ़ जाता था और नुकसान होता था। और ये बैंक बड़े फंड नहीं जुटा पाते थे, बड़ा पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते थे। तो सरकार क्या बोली, इतना अलग अलग बैंक रखने से अच्छा बैंकों को मिला मिला के एक बड़ा बैंक बनाया जाए, जिससे क्या हो, फंड बढ़ जाए, सुविधा बढ़ जाए, फंड बढ़ जाए, सुविधा बढ़ जाए, और ये बैंक विदेशी बैंकों से कंपेयर कर सके, विदेशी बैंकों से टक्कर ले सके, ठीक है। इसीलिए ये बटे हुए बैंकों को क्या करना चालू कर दिए, मिला मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाना चालू कर दिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फंड भी बढ़ेगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो घाटा होता है बैंकों का, वो कम होगा, ठीक है। तो बैंकों को सरवाइव करने के लिए क्या किया गया, बैंकों को मिला के एक बड़ा बैंक बनाया जा रहा है, ठीक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी, रेलवे में पूछा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों को मिलाया गया है? विजया बैंक और देना बैंक, ये दोनों बैंकों को मिला, किसमें मिला दिया गया दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा में, 1 अप्रैल 19 को, है ना। ठीक, 2017 में कितनी संख्या थी? 27। अब क्या हो गई है? अब कम हो गई है। ये स्टेट बैंक के ब्रांच थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, हैदराबाद, ये सबको किस में मिला दिया गया? स्टेट बैंक में मिला दिया गया, ठीक है। ये स्टेट बैंक के पूरे ब्रांच थे, इन सब ब्रांच को मिलाकर एक स्टेट बैंक बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके जो 6 ब्रांच थे, 5 ब्रांच और महिला बैंक, इन सबको मिला के किसमें मिलाया गया है? स्टेट बैंक में मिलाया गया है, ठीक। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में किसको मिलाया गया है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर क्या बना दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक। सिंडिकेट बैंक को किसमें मिलाया गया? केनरा बैंक में मिलाया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसको मिलाया गया? आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाया गया। इंडियन बैंक में किसको मिलाया गया? इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया। बैंकों के मुख्यालय देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा में है, केनरा कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया का भी कहाँ है? मुंबई में। यूको बैंक का कहाँ है? कोलकाता में। इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में। ये पूछा जाता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में नहीं है, पुणे में है। पंजाब एवं सिंध बैंक का नई दिल्ली में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। इंडियन बैंक का चेन्नई में। अनमहत्वपूर्ण तथ्य, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, सबसे बड़ा कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह पूछा जाता है भारत में किस बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का है पंजाब नेशनल बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक। यह क्वेश्चन पूछा जाता था कि विदेश में सबसे ज्यादा किस बैंक की शाखाएं हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की थी पहले। सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। आपको यह पता होना चाहिए कि यह निजी बैंक है। यह पूछा जाता है कौन सा निजी बैंक है, कौन सा सरकारी बैंक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह सब निजी बैंक है। तो दोस्तों यह आपका खत्म हो गया बैंकिंग सिस्टम। मैं जहां तक जानता हूं, मैंने जितना देखा है, सुना है, इससे ज्यादा बैंकिंग का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मस्त छोटा सा टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। रेलवे में तो आते ही हैं, बाकी एग्जाम में भी आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत सुटेबल होगा, ठीक है दोस्तों। हमारे क्लास के द्वारा एनटीपीसी के लिए भी कोर्स चलाया जा रहा है,
है ना। आप अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जब हम क्लास चालू किए हैं तो अभी टॉपिक वाइज चालू किए हैं दोस्तों, बाद में इसको और ब्रॉड करते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, मस्त रहिए।